10 बज चुके हैं। 10 बजे की बड़ी बहस लेकर के इस वक्त हम हाजिर हैं। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के सम्मान का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहते हैं कि मजदूरों की मजबूरी, जो कि लगातार वो पलायन करने को मजबूर हैं, वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस कारण से वो मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर जाते हैं, उनके लिए एक माइग्रेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो कि वापस आएंगे वो जो ख्याल रखेगा कि आखिरकार मजदूरों को वापस जाने की जरूरत ना पड़े, मजदूर उत्तर प्रदेश छोड़ करके ना जाए, उनका बाकायदा हिसाब रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनको बाकायदा वहीं पर ही रोजगार दिया जाए। तो ऐसे में कांग्रेस को, खासतौर से महाराष्ट्र में कांग्रेस को यह चीज कहीं ना कहीं बुरी लगी। कांग्रेस ने यह कहा कि यह मजदूरों को लेकर के एक सियासत की बात है। पहले अगर नौकरी दे दी जाती तो कुल मिलाकर के ये नौबत नहीं आती कि अब यहां पर मजदूरों को लेकर के सियासत की बात या नौकरी देने की बात आती। बाला साहब थोराट ने तो वीडियो जारी करके यहां तक कह दिया कि यह मां मौसी का मामला है, कि मां ने पहले अगर यहां पर नौकरी दी होती तो कम से कम मौसी के बाद क्यों आते। तो कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि इस वक्त की बड़ी बहस इसलिए क्या मजदूरों को लेकर के अब भी राजनीति हो रही है, क्या आर्थिक पैकेज को लेकर के जिस तरीके से सम्मान की बात योगी आदित्यनाथ ने की है उसको लेकर के कांग्रेस सियासत कर रही है। तमाम बड़े सवाल इस पर हम उठाएंगे। इस 10 बजे की बड़ी बहस में तमाम जो बड़े सवाल होंगे वो ये कि योगी के मजदूर मिशन पर कांग्रेस को क्या परेशानी है। दूसरा, कांग्रेस के लिए क्या मजदूर सिर्फ एक सियासत का मुद्दा है, क्योंकि अगर कांग्रेस को इतनी फिक्र है मजदूरों की तो फिर उसने महाराष्ट्र से जाने ही क्यों दिया। अगर उसको यह डर सता रहा है कि क्या मजदूर वापस लौट करके नहीं आएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जयराम विप्लव है, हमारे साथ चेतन मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी जुड़ेंगे जो कि मजदूर नेता है। सबसे पहले जयराम विप्लव, मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मजदूरों की फिक्र की अगर मैं बात कहूं, मजदूरों की फिक्र है और सियासत की बात नहीं है, नौकरी देने की उनकी बात है, तो सर अगर ये फिक्र पहले कर ली जाती तो मेरे ख्याल से ना कांग्रेस को मौका मिलता ना किसी और पार्टी को मौका मिलता ये कहने का कि उनकी वहां पर नौकरी नहीं रही, इस कारण से वो यहां पर लौटे, और यहां पर अगर नौकरी होती तो फिर जाते ही क्यों। देखिए सचिन जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं इसको लेकर के बहुत ही हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पहली चीज तो 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, ये पलायन उसके बाद नहीं शुरू हुए थे, सालों से हो रहे थे, तो उसके पीछे भी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी को ही लेनी चाहिए। और वो जब ये सवाल उठा रहे तो अपने दामन पर ही लगे हुए दागों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। देश में असमान रूप से क्षेत्रीय संतुलन का विकास में ध्यान नहीं रखा गया, कुछ एक खास सेक्टर ही डेवलपमेंट के बनाए गए और उसको लेकर के देश में एक बड़े हिस्से में ये प्रवासी मजदूर इधर से उधर कामगार जाते रहे, जिसमें यूपी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो यूपी बिहार के साथ कांग्रेस के किए गए छल को ही वो दिखा है। दूसरी चीज, अब जब परिस्थिति बदली है, मजदूर वापस आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 लाख मजदूरों को वापस बुलाया है, वापस लाए हैं, अभी और मजदूरों को लाएंगे, उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है, उनको 1000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। और सरकार ने एक माइग्रेशन कमीशन के माध्यम से एक योजना बनाई है, ग्रामीण स्तर पर हर एक गांव के स्तर पर एक डाटा तैयार किया जा रहा है, उनकी स्किल की स्क्रीनिंग की जा रही है, कौन व्यक्ति किस काम करने में सक्षम है। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक भावी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि जो मजदूर वापस आए हैं उन कामगारों को अपने ही घर में रोजगार मिले। और लोग वापस क्यों आए? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने घर में अपने माँ के पास सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर सौतेली माँ जयराम विप्लव जो वापस नहीं, ठीक है, माँ के पास इसलिए आए क्योंकि जान पर बनी थी, नहीं, माँ के पास इसलिए आए क्योंकि जान पर बनी थी, माँ छोड़ती क्योंकि अगर रोजगार होता। ठीक है, आपने कहा कि पलायन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ योगी काल में हुआ, पहले भी हुआ। अगर रोजगार पहले नहीं था तो अब यहां पर वो मजदूर जो कि नौकरी छोड़ करके आ रहा है, अब इतनी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, इतना रोजगार कहां से दे देंगे? तो ये सपने नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखिए, सपने तो अगर लोगों के हित में सपने देखने भी चाहिए और उसको पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। सचिन जी, देखिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम शुरू किया है, पिछले काफी समय से उसमें काम हो रहा है। मनरेगा के तहत जो बरसात में कभी काम नहीं होता था, आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उसका भी विकल्प तलाश रही है कि मनरेगा के तहत तत्काल फौरी राहत देने के लिए बरसात में भी कैसे काम किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रामीण दुग्ध उत्पादन समितियां और तमाम तरह के कुटीर और लघु उद्योग जो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं पलायन के कारण, बिहार में कहीं न कहीं पलायन के कारण भी संभव नहीं हो सका था। एक लोगों
की मानसिकता बन गई थी कि इस प्रदेश में रह करके कुछ संभव नहीं है। तो अब उसमें बहुत सारे बदलाव हमारी सरकार के तहत दिखाई पड़ेंगे और हम मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसमें काम कर रहे हैं। ठीक ठीक, यानी कि योजनाएं हैं। ठीक है, यानी कि योजनाएं हैं। घनश्याम तिवारी, देर आए दुरुस्त आए कि उत्तर प्रदेश की लेबर, उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। अप्रिशिएट करेंगे इस कदम को? घनश्याम, आवाज आ रही है आपको? लगता है नहीं पहुंची घनश्याम तक आवाज। चेतन, इसमें राजनीति किस चीज की? अगर इतनी फिक्र थी तो रोक लिया होता वहीं पर महाराष्ट्र में, या फिर इस चीज की फिक्र है कि बिना इन मजदूरों के चल नहीं सकती किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री, कोई इकोनॉमी, और ये मजदूर अब वापस लौट के नहीं आएगा? क्या ये खींच तो नहीं है? देखिए सचिन जी यहाँ पर ना दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात है, देखिए अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही एक नया रूल आया कि लेबर कमीशन के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये बड़ी सोचने की बात थी। उनके किस तरह से उनके अधिकार काट दिए गए, ये सबसे पहला सवाल था। दूसरा, हमने यहाँ पर अभी देखा कमीशन जिस हिसाब से बनाया गया है कि अगर यूपी से बाहर अगर जाके मजदूर काम करेंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए इस समय इस तरह के कमीशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध मैं इसको इसलिए कहूंगा, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसके ऊपर साफ बताया गया है कि किस तरह से लेबर्स के लिए क्या किया जाएगा। 41 आर्टिकल 41 हमारा उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब क्या दिया? स्पष्ट करता है। टिट फॉर टैट कर तो दिया नहीं, उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया? उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया? हम भी देखते हैं कि कैसे कोई अंदर घुस आएगा। घुसने से पहले महाराष्ट्र में जो है एक एक नाम, एक एक थाने में जाकर के हाजिरी लगानी पड़ेगी। सर, उन्होंने कौन सा कोई ऐसा कि मजदूरों के हित में कोई हितैषी योजना चला दी? टिट फॉर टैट का ही जवाब दिया ना कि अगर यहाँ का अगर कोई मजदूर जो है बाहर काम करने के लिए जाएगा तो उसे वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने भी वही कर दिया कि बाहर का कोई आएगा तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं किया? देखिए उद्धव ठाकरे जी के साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस समय कोई राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, मजदूरों को तो मजबूर बना दिया है। ये 210 मिनट का जो लॉकडाउन लगाया गया था, 8 बज के जब ये 8:30 बजे लगाया गया, 8 साढ़े 8 बजे 35 मिनट के भाषण के बाद में क्या ये विंडो दी गई थी? क्या ये ठीक थी? ये बहुत कम विंडो थी। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह की चीजों को ना एक अनप्लान तरीके से करने के बजाय अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता थी। तो ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। दूसरी बात है, हमने देखा मजदूरों को कैसे रेलवे ट्रैक पे, हमने ये भी देखा कि किस तरह से मजदूर हाईवे पे जगह जगह जाके मजदूरों की किस तरह से शोषण हुआ है, ये भी हमें नजर आ रहा है। देखिए अभी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले मजदूरों को बात तो यही उठती है ना कि बात जब मजदूरों की सेंसिटिविटी की, मजदूरों के हित की बात आती है तो फिर राज्य सरकार अपने राज्य में या यूं कहीं कि अपने गिरेबा में क्यों नहीं झांकती है? दूसरे राज्य में मजदूर जा रहा है, उस राज्य पर उंगली उठाना ठीक बात है। सर मैं कह रहा हूं उस पर उंगली उठाना ठीक बात है, लेकिन सर जब वो ट्रैक पर मर जाता है, रोटियां वहां पड़ी रह जाती हैं, तो उस राज्य की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या उस मजदूर के सिर्फ इतना कसूर होता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का था, सिर्फ एक टैग लगा करके छोड़ दिया जाए? नहीं सर, एक सेकंड में आता हूं। घनश्याम मेरे साथ जुड़ गए, पहले इनसे संपर्क नहीं हो पाया था। नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। घनश्याम, क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच की, या फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं वक्त आ गया है कि अपने प्रदेश की जो संपदा है, अपने प्रदेश की जो एसेट है, जो कि स्ट्रेंथ है, वो मजदूर, उसे संभालने की जरूरत है, और देर आए दुरुस्त आए उत्तर प्रदेश ने ठीक कदम लिया ये माइग्रेशन कमीशन बना के? घनश्याम, चेतन आऊंगा मैं उसके बाद आप पे। देखिए सचिन जी, सबसे पहले मैं आपको, अपने को पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जहां तक मजदूर कामगारों का सवाल है, इस देश में 60 दिनों में इतनी बड़ी विपत्ति प्रधानमंत्री जी के गलत निर्णय के चलते हुई है कि जब उन्होंने 4 घंटे में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, बसें रोक दी, रेल रोक दी, और उसका नतीजा है कि मजदूर कामगार बेसहारा हुए। उन्हें अपना काम, घर बार छोड़ करके अपने गांव वापस आना पड़ा। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मोदी सरकार से ये सीखा है कि कुछ करो या मत करो, घोषणा कर दो। जैसे मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के जुमले की घोषणा कर दी। आपके दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें से किसी परिवार को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली होगी, लेकिन ये घोषणा हो गई, 20 लाख करोड़ दिए गए। इसी तरीके से योगी सरकार, पहली बार जब मजदूरों की बात आई, मैं बताता हूं आपको, 26 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि वो मजदूर आराम से अपने घर वापस आ सकें, इसके लिए कोई कमीशन बना रहा है, कोई टीम बना रहा है। कहां गई वो टीम? हमने तो नहीं देखी उस टीम को। जिस तरीके से मजदूर दर भटके, हमने वो टीम नहीं देखी। उसके बाद योगी सरकार के पे आई है। योगी सरकार ने तकरीबन 3 हफ्ते पहले बोला कि वो माइग्रेंट्स के लिए कमेटी बना रहे हैं।
क्या आपने या इस पैनल में कोई भी ऐसा है जिसने माइग्रेंट्स की किसी कमेटी के बारे में एक शब्द भी सुना हो? उसके बाद इन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने मई 11 को एक ऐप लॉन्च किया, प्रवासी मित्र ऐप। आप मुझे बताइए उस ऐप को, उसमें कहा गया कि 65 स्किल्स पे लोगों का सर्वे किया जाएगा। उस ऐप का क्या हुआ? तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मोदी सरकार से ये सीख रही है कि जम के झूठ बोलो और ऐसे झूठ बोलो जो बड़ी बड़ी खबरें बने। जहां तक मजदूरों के सर्वे की बात है, उनके लिए कुछ करने की बात है, बिहार सरकार ये कह रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये कह रही है, लेकिन ये ढोंग है। जब मजदूर उत्तर प्रदेश के और बिहार के, कर्नाटक में फंसे हुए थे और कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि ये फंसे हुए नहीं है, ये तो अच्छा है, जब बिल्डर्स वहां मिलकर के आए थे मुख्यमंत्री से, तो कहां थे योगी आदित्यनाथ जी? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कहां लेकर के आए हैं सरकार? तो ये एक अंतिम बात कहूंगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, नहीं, मैं अंतिम बात में एक चीज और जोड़ दीजिएगा। 2-4 कसीदे उद्धव ठाकरे और वहां पर कांग्रेस शिवसेना सरकार के लिए भी 2-4 कसीदे पढ़ दीजिएगा सर। 2-4 कसीदे उस सरकार के लिए भी पढ़ लीजिएगा जो ये कहता है कि मैं घुसने नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश के मजदूरों को। उत्तर प्रदेश की अस्मिता की अगर इतनी बात है सर, उनके लिए भी 2-4 कसीदे पढ़ दीजिएगा। मैं घुसने नहीं दूंगा, पहले रोकूंगा, फिर वो थाने जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, वेरिफिकेशन करवाऊंगा, तब अंदर आने दूंगा सर। वो भी बोलता हूं, उस बात पे भी मैं बोलूंगा। एक जो आखिरी बात मैं कंप्लीट करना चाहता था कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलना चाह रहे थे बीच में, उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश का लेबर मंत्री कौन है और देश का लेबर मंत्री कौन है, और पिछले 2 महीने में उन्होंने उनकी जुबान भी खुली है क्या? सर, आप अपने दर्शकों से पूछिए कि क्या उन्होंने देश के लेबर मंत्री से और उत्तर प्रदेश के लेबर मंत्री से एक शब्द भी सुना है क्या? ये मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हमें अपील करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाकारा मंत्रियों के लिए हम सब चंदा जमा करें और इनको पैसे दे दें। ये केवल सैलरी खाने के लिए ये मंत्रालय में बैठे हुए हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। जब देश में आपदा आती है, स्वास्थ्य मंत्री से आप सुनने को नहीं मिलता है, श्रम मंत्री से सुनने को नहीं मिलता है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर से सुनने को नहीं मिलता है, शिक्षा मंत्री से सुनने को नहीं मिलता है। हम सब चंदा जमा करें और इनके मंत्रियों को दे दें। मैंने आपको वक्त दिया था, आपने अगर अपने कान बंद कर लिए घनश्याम जी, उसमें बीजेपी का नाम आया, एक बार भी कांग्रेस, क्यों ना मालूम सर? ये वक्त की सियासत का कहीं ना कहीं मौका उठाने की जरूरत है सर। प्रियंका नजर नहीं आती जो सिर्फ यूपी का नाम लेती है, महाराष्ट्र में मजदूरों की, उत्तर प्रदेश का ही मजदूर है ना सर। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का मजदूर, समाजवादी पार्टी के राज में मजदूर नहीं था, सिर्फ योगी सरकार ने मजदूर बनाया, पहले वो यहीं पर बैठकर चम्मच से रोटी खाता था। तो इसलिए सर कम से कम अगर सेंसिटिविटी जतानी है, मेरा तो यही सिर्फ बाकी सब दलों से कहना है कि सर वो फिर महाराष्ट्र भी देखें, राजस्थान भी देखें, छत्तीसगढ़ भी देखें, तो उत्तर प्रदेश भी देखें और बाकी राज्य भी देखें। ठीक है, जयराम आपका जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद वापस आएगा। नहीं सर, मैंने आपको मौका दिया था घनश्याम, लेकिन आपने उस वक्त नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हो सकता है लाइट आने वाले वक्त में, यह भी सियासत की मजबूरी है। जयराम आप जवाब दीजिए। देखिए सचिन जी, ये मौका सियासत का नहीं था। अगर सरकार कुछ अच्छे प्रयास करने जा रही है तो आप उसमें सहयोग करिए, कम से कम उसी समय ये झूठी बातें मत करिए। राजनीति का समय नहीं है, और अगर आप राजनीति करेंगे तो उंगलियां आपके उन कार्यकालों पर उठेंगी जब मजदूरों का पलायन होता रहा और आप आंखें मूंद करके अपनी संपत्तियां बढ़ाते रहे। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किन किन पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व पर चल रहा है वो आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में क्या क्या होता रहा ये सबने देखा है। तो इसलिए अगर आपको सियासत ही करनी है तो उंगलियां उठेंगी, और मजदूरों के प्रति संवेदनशील होने का मामला है तो वो 1000 बसें चाहे प्रियंका जी भेजने की बात करें या समाजवादी पार्टी को झूठी बातें करे, उससे नहीं हो रहा। बल्कि हमारी सरकार ने 3000 से, मैं एक दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 3000 से अधिक ट्रेनें लगा करके 40 लाख मजदूरों को अपने घर भेजा है। अकेले उत्तर प्रदेश ने 23 लाख मजदूरों को घर बुलाया है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा पहला राज्य था जिसने प्रवासी छात्रों को वापस बुलाने की व्यवस्था की थी। तो आपने चूंकि देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हमने भी देखा है, बसें बॉर्डर पर खड़ी रही, इतनी तारीफ हो रही है, बसें बॉर्डर पर खड़ी रही, पेपर चेक करते रहे, बसें नहीं घुसने दी। मजदूरों के पैर टूटते रहे, उस पर जख्म चलते रहे, बसें नहीं घुसने दी, क्योंकि कांग्रेस ने भिजवाई थी, क्योंकि पेपर चेक करते रहे, क्योंकि 100-150 बसों के नंबर ठीक नहीं थे, किसी में ऑटो का नंबर था, किसी में एम्बुलेंस का नंबर था। सर बसों के नंबर के चक्कर में जो है सर, वो भी हमने देखा है सर, इसमें क्या दिक्कत है? जयराम विप्लव मान लीजिए ना सर, अगर मजदूरों की इतनी चिंता होती, ठीक है, आपने माइग्रेशन कमीशन बना लिया, अगर इतनी चिंता होती सर वो बसों को घुसने देते। सर मजदूर नहीं चढ़ने दिया उस बस पे, लेकिन
लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बसें होती नहीं वो। देखिए वही कांग्रेस भी है, ये नहीं कह रहा, और वही कांग्रेस भी है जिसने वो महाराष्ट्र में और राजस्थान में बसें नहीं लगाई, लेकिन कोटा की बसों का बिल यूपी को भेज देती है। राजस्थान में बसें लगाती। देखिए सियासत, वो बसें तो केवल दिखावा था, एक छलावा था। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की चारों तरफ तारीफ हो रही थी, तो इनको लगा कि किसी तरह योगी जी की इमेज को डैमेज किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को किसी न किसी मामले में लपेटो। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र शुरू हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और कोरोना के मामले वहां अभी भी हालात काबू में है, संयम में है। ये सारी परेशानी का सबब ये है। मुझे लगता है ऐसे हालात में जब जीवन और मरण का प्रश्न है, तब भी अगर देश में राजनीति करने के लिए इतना उतावलापन है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बयान क्या आ रहे हैं? एक तरफ आप वही लोग हैं ना जो महाराष्ट्र से पहले भी लोगों को भगाते रहे, उत्तर भारतीयों के साथ आपने क्या किया, और आज आप कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे, थाने में हाजिरी लगानी होगी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि माँ अगर नहीं कर पाई तो मौसी के पास आ रही है। मौसी का नहीं, ये सौतेली माँ जैसा व्यवहार है। ये देखिए आप। तो सर पहले रोक लिया होता ना, बात तो वही है ना, पहले रोक लिया होता ना। लेकिन घनश्याम, क्या मैं सियासत के तरफ से पूछना चाहता हूं, क्या अब जरूरत नहीं है, वक्त की नजाकत नहीं है? सर कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए छोड़ दी जाए ना कम से कम सियासत। उस मजदूर के तो पांव टूट रहे हैं, कितनी तस्वीरें हम देखेंगे, कोई बूढ़ी मां को लेकर के जा रहा है, कोई बूढ़े बाप को लेकर के जा रहा है, कोई बच्चों को बिठा करके लेकर के जा रहा है, कहां हजारों हजार किलोमीटर से लोग पैदल जा रहे हैं। कुछ वक्त के लिए हम राजनीति नहीं छोड़ सकते? कुछ वक्त के लिए अखिलेश, बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अब इनका कैसे भला किया जाए? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आएगी जब ये वापस भी जाएंगे। देखिए सचिन जी, सबसे पहले सियासत से पहले सरकार का अपना राजधर्म होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में कहीं किसी पड़ोसी राज्य से कोई आया हो, पुलिस ने उसे डंडे मारे। आज भी रात में यमुना लोग क्रॉस करते हैं हरियाणा से आने के लिए, क्यों? उनको डर कोरोना का नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है। इतनी अत्याचारी पुलिस क्यों हो गई? उसको किसने लाइसेंस दे दिया अत्याचार करने का? और कहीं आप एक तस्वीर दिखा दीजिए, बीजेपी के पास तमाम आईटी सेल है, एक तस्वीर दिखा दीजिए यहाँ उत्तर प्रदेश ने एक चप्पल, एक जूता भी किसी मजदूर के पांव में दिया हो, या कहीं बस में वाकई बिठाया हो। अभी आपके चैनल पे 28 लाख से शुरू हुए जयराम जी और 40 लाख पर पहुंच गए, जबकि सच्चाई ये है। देखिए बीच में मत बोलिए, सच्चाई ये है, हाँ। सच्चाई ये है कि पिछले अभी तक आज तक महज 1100, सुनिए देखिए आप ऐसे बीच में मत बोलिए, ऐसे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी तक मात्र 1100 ट्रेनें उत्तर प्रदेश गई हैं, मात्र 1100। तो अभी इसी चैनल पे आप झूठ बोल रहे थे, मात्र 1100। और अगर मेरी बात गलत हो तो आप साबित करके दिखाइए। तो देखिए इस तरीके से झूठ मत बोलिए, देश के साथ मजाक है। बिल्कुल आप नहीं बता पाए उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री, देश में भारतीय रेलवे ने 3000 ट्रेनें चलाई है और 40 लाख लोगों को भेजा। इसमें कौन सा झूठ है? इसमें कौन सा झूठ है? कैसे 40 लाख रुपए झूठ है? श्याम जी, ये भारतीय रेल खुद नहीं मानती, भारतीय रेल खुद नहीं मानती। जयराम जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये भारतीय रेल का डाटा नहीं है, ये आपके गलत है। आप साबित करके दिखाइए। ये आपका, अरे आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, हम ये सब फालतू की बात मत कीजिए। आप जो डेटा दिखा रहे हैं उसको साबित कीजिए, वरना कहिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये फालतू की बात करने के लिए दर्शक यहाँ पे बैठे हुए। आप झूठ बोलना बंद करिए। समाजवादियों की, आपने जो डेटा किया वो, आपने जो डेटा दिया है, हमेशा झूठ, आपने जो डेटा दिया है वो झूठ है। देखिए आप मानिए ना मानिए, तभी तो मैंने कहा ना, चीजें सेलेक्टिव नजर आती हैं, आप माने चाहे नहीं माने। दर्शक जानता है घनश्याम बहुत अच्छे से, दर्शक जानता है घनश्याम बहुत अच्छे थे। समाजवादी पार्टी इस वक्त सरकार में नहीं है तो उसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की फिक्र हो जाती है। और इससे पहले अगर वो सरकार में थी तब मजदूरों को क्यों जाने दिया? सर एक सेकंड जयराम विप्लव, सर अगर वो मजदूर, ऐसा तो है नहीं कि अभी पलायन करके गया कि यहाँ की सरकार को फिक्र नहीं हुई, ये मजदूर वापस लौट रहा है। सर उस वक्त अगर फिक्र थी तो उस वक्त पलायन करने क्यों दिया? क्यों वहां पर उस वक्त अखिलेश सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, वो तो समाजवादियों की सरकार थी ना, समाजवाद,
तो उस वक्त ऐसी योजनाएं बना दी जाती कि एक एक मजदूर को वापस लेकर के आएंगे, यहां से एक मजदूर पलायन नहीं करेगा। सर, जब बाहर आ जाता है विपक्ष में आदमी तो बहुत अच्छा लगता है, और वो सेलेक्टिव नजरिया बहुत अच्छे से लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र नजर नहीं आता, वहां की ट्रेनें चलती नजर नहीं आती, लेकिन हां, कोटा का भेजा हुआ बिल भी नजर नहीं आता। यहां पर नजर आ जाता है कि देखिए हमारे यहां पर जो अगर बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रही है। लेकिन ऐसे में पुष्पेंद्र चौधरी, जब सरकारें इतनी सेलेक्टिव हो जाएं, आप कैसे देखते हैं एक तरफ योगी सरकार का यह कदम कि हां, एक भी मजदूर को यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि पलायन हो ही ना, माइग्रेशन कमीशन बनाया जाए, उस कदम के जवाब में जब वहां पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर यहां पर कोई वापस आएगा ना, यूपी का कोई घुसने नहीं देंगे, घुसने देंगे तो वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बिना तू मैं की राजनीति करे और थोड़ा लेट जुड़ा हूं, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो इंतजाम करना चाहिए था वो ये था कि भोजन की व्यवस्था होती। जो माइग्रेशन कमीशन या प्रवासी मजदूर कमीशन बनाने की बात हो रही है, इसका मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। इसके माध्यम से उनका तमाम प्रवासियों का यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भविष्य में उनको जब भी वो पलायन करेंगे या मजदूरी करने के लिए या जॉब करने के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उनको कम से कम मिनिमम वेज भी मिलेगी, उनका इंश्योरेंस भी होगा। तो इसका तमाम हमारे साथी जो पैनल में बैठे हैं उसका स्वागत करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, भोजन की जो व्यवस्था है उसमें हमने बार बार निवेदन किया है कि आधार कार्ड जो है उसी को आप राशन कार्ड का दर्जा इस वक्त यदि दे देते तो पीडीएस के माध्यम से जो 80 करोड़ हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड लोग हैं तो 10-12 करोड़ और बढ़ जाते। उसमें कोई ज्यादा आफत आने वाली नहीं थी। हमारे खाद्यान्न जो है भरे हुए हैं, लगभग आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास 8 करोड़ टन का 1 अप्रैल को जो है हमारे पास गेहूं, चावल और दालों का स्टॉक था, जो हमारी बफर नॉर्म से भी 4 गुना था। और अब 4 करोड़ टन और हमने गेहूं खरीद लिया है। तो हम आधार कार्ड को ही राशन कार्ड का दर्जा देके 5 किलो गेहूं, चावल और इसमें चीनी हमारे पास बहुत गोदामों में रखी हुई है और गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा, उस वजह से उसको भी हम फ्री बांट सकते हैं। दूध का भी हमने निवेदन किया है, दूध का अच्छा उत्पादन, सरप्लस उत्पादन हो रहा है, उसको भी हम लोग जो है क्वारंटाइन सेंटरों में मरीजों में पाउडर बना करके या लिक्विड मिल्क के रूप में बांट सकते थे। और उसके बावजूद भी एक 38 करोड़ जनधन खातों में हमने निवेदन किया था कि सब में यदि 1000 रुपए प्रति माह भेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों को और पलायन करने वाले लोगों को एक सहारा मिल जाएगा अन्य चीजें, उत्पाद खरीदने का। और इसके अलावा जो इनकी तनख्वाह नहीं दी है कंपनियों ने, उसको भी दिलवाने का इन्होंने सुनिश्चित करना चाहिए। तो हमारा ये 5-6 मुख्य मांगे हैं जिन पर यदि काम करते तो ये त्रासदी नहीं होती। नहीं, लेकिन 30 सेकंड में दूंगा, लेकिन घनश्याम जी वक्त नहीं आ गया। बहुत हमने सियासत देखी, बहुत उनकी त्रासदी देखी, और ये एक ऐसा वर्क है उसके बिना आपको भी मालूम है कि ये देश का भट्टा बैठ जाए, देश बिल्कुल चले ना, रेंगे ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी यही है हमारे देश की, और उसे संजो करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, राज्यों की गलती हुई, बसें आई बीच में, कांग्रेस ने अपना राज्य नहीं देखा, बीजेपी ने अपने माइग्रेशन, अब कम से कम स्वागत हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए। लास्ट 30 सेकंड घनश्याम तिवारी, फिर जयराम विप्लव, 30 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नोएडा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है कामगारों का। किसी और पर उंगली उठाने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उन्होंने नोएडा क्षेत्र में क्या किया, कितने मजदूरों को, कितने कामगारों को उनकी जो बची हुई सैलरी है वही दिलवा पाए, या वहीं पर कितनी इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, या कौन उस नोएडा क्षेत्र की इंडस्ट्री कह रही है कि हम मजदूरों को, कामगारों को आपकी सुई रिकॉर्ड से इधर से उधर नहीं होती ना। जिस सरकार, मैं जितनी कोशिश करता हूं आपकी सुई इधर से उधर नहीं होती ना। जिस सरकार ने है घनश्याम, देखिए मैं तो अपनी बात कहूंगा, तो मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। जिस सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों को धोखा दिया, मोदी सरकार ने 5 साल में धोखा दिया कि हम रोजगार बना रहे हैं। एक रोजगार कोरोना वायरस के आपदा से पहले तक इन्होंने रोजगार सृजन किया हो। देश 45 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर था। क्या आदित्यनाथ जी ने रोजगार के लिए कुछ बोला? क्या मोदी जी ने रोजगार के लिए बोला? तो ये जो चाय पकौड़े खिलाने वाली सरकारें हैं, जब ऐसी आपदा आई है हमारी सरकार तो आपकी भी रही ना, कैरियर पे तो आप भी सवार हुए थे सर, राहुल गांधी को बिठा करके, उसके बाद भी आपने देखा कैसे जनता ने पीछे कर दिया। इसलिए मैंने कहा सर थोड़ा सा रिकॉर्ड दुनिया जानती है कि आगे पीछे। लास्ट 20 सेकंड जयराम विप्लव।
देखिए, इनका जो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देश के सामने है और मोदी सरकार का भी सामने है, योगी सरकार का भी सामने है। आज जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति बना हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन में भी मोदी जी के प्रति भरोसा बढ़ा है। तो अगर हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, अगर ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का कामगार अगर अपने ही घर में बैठ करके कमाई करे, अपने ही वहां का छात्र वहीं बैठ करके पढ़ाई करे, और इसके लिए अगर वहां के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने अगर कमर कसी है, तो विपक्षी दलों को भी उसमें साथ आना चाहिए, ना कि केवल आलोचना करनी चाहिए, केवल राजनीति करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये। अगर आप योजना बना रहे हैं तो देखिए पुष्पेंद्र जी ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि योजना का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मजदूर घर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या ये नहीं कि सिर्फ एक सेलेक्टिव वीडियो एक स्टेट के लिए प्रियंका जारी कर दें या राहुल जारी कर दें, या महाराष्ट्र को मजदूर तो दिखे उत्तर प्रदेश का लेकिन अपने यहाँ का मजदूर नहीं दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। सर मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ चाहता हूं। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.